2023 में है। और हम जितने भी लोग क्लास में हैं वो या तो डेवलपमेंट के लिए पाइथन पढ़ रहे हैं, या हम लोग ऑटोमेशन करना चाहते हैं अपने डे टू डे जो टास्क हैं उनका, या हो सकता है हम डेटा एनालिटिक्स, एआई, डेटा साइंस जैसे फील्ड में हम लोग जा रहे हों। तो अगर हम देखें तो जितने भी अभी क्लास में कैंडिडेट्स हैं वो इन्हीं में सारे हमारे कवर हो जाएंगे। आप में से सबका कोर्स इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो आज हम 2023 की बात कर रहे हैं तो सब लोग यही कोर्स करने आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग 1970 में अगर मिले होते अगर मिले होते तो हम इनमें से किस कोर्स के लिए मिले होते? डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और एआई, इन दोनों का, के जैसे कोर्सेज जितने हैं इन सब का जो फ्यूल है वो क्या है? डेटा। डेटा कब जनरेट होगा? जब आप इंटरनेट चलाओगे। इंटरनेट का जन्म कब हुआ था? 1992 में। इंटरनेट कोई नेचुरल कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी उस समय बन गया था। ये तो अभी बना है 1992 में। कितना साल हुआ है? 30-35 साल हुए इंटरनेट को बने हुए। उससे पहले इंटरनेट था ही नहीं। जब इंटरनेट ही नहीं था तो एक्सेल का क्या काम? कंप्यूटर का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो है। अगर एक्सेल की बात करोगे तो वो भी अभी बना है ना? तो 1992 में इंटरनेट आया, 2008 में स्मार्टफोन आया। जब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया तब डेटा ज्यादा जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, घर बैठे बैठे अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दो। अमेजन फ्लिपकार्ट के पास सबका डेटा है। फेसबुक पे सबका डेटा है। आप फेसबुक को जो पोस्ट डालते हो उससे फेसबुक को पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप जो पोस्ट डालोगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड है। या तो आप कोई पोस्ट डालोगे नहीं, जब डालोगे तो वो ऐसी होगी कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है वही चीज आप उसको दिखाना चाहते हो। तो फेसबुक को पता है कि कौन सा इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि सर 1970 में अगर हम सब लोग मिले होते, या हम नहीं है, जो भी इंसान उस समय रहे होंगे, तो वो लोग क्यों पढ़ते होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? भले ही पाइथन या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते होंगे? क्योंकि उसी समय की बात है, 1972 में सी लैंग्वेज आ गई थी। तो सी लैंग्वेज जब बनाई गई होगी तो उस समय ऑब्जेक्टिव वेबसाइट डेवलपमेंट तो होगा नहीं। क्योंकि वेबसाइट वेबसाइट तो सर तब बनेगी जब इंटरनेट आ जाएगा। जब इंटरनेट ही 1992 में आया तो वेबसाइट उससे पहले तो नहीं बन सकती, उसके बाद ही बनी होगी। मोबाइल डेवलपमेंट 2008 से होता है, उससे पहले तो मोबाइल डेवलपमेंट भी नहीं होता है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई ये सब कागज में है, हकीकत में नहीं हो सकता। हकीकत में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डेटा डिजिटल फॉर्म में चाहिए, एक्सेल, सीएसवी, पीडीएफ इस फॉर्म में चाहिए, वो सब है ही नहीं। तो 1972 में सी लैंग्वेज बन गई, उससे पहले भी तो लैंग्वेज रही होंगी। सी तो हमने सुनी सुनी है, उससे पहले भी लैंग्वेज थी। तो हम यही सीखना चाहते हैं कि हमारा 60s के आसपास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी उनमें लोग आखिर करते क्या थे? समझते हैं क्या करते थे? आपने इस फार्मूले को कभी देखा है? ने कहा क्या है ये फार्मूला? क्या करता है ये? सर्किल का एरिया निकालता है। ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ से आएगा मतलब किसी इंसान ने बनाया या नेचर के अंदर पहले से ही था? इंसान ने बनाया। कैसे बनाया होगा? उन्होंने कोई सर्कल देखा होगा और उन्होंने इस सर्कल का एरिया निकालना होगा, तो वो मैन्युअली निकाल रहे होंगे। अब बहुत टाइम लग रहा होगा, तो उन्होंने अलग अलग शेप के सर्कल, छोटे बड़े अलग अलग सर्कल लिए, और उन्होंने एक पैटर्न एनालाइज करा होगा कि भाई अगर हम रेडियस का स्क्वायर करके उसकी मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट वैल्यू से कर दें 3.14 समथिंग, तो आप कितने बड़े साइज का या किसी भी साइज का सर्कल हो उसका एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब उन्होंने अपनी बात को वेरीफाई भी करना पड़ेगा, टेस्ट भी करना पड़ेगा कि ये बात सही है गलत है। तो उन्होंने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस मान लो 1.456 है, और पाई की वैल्यू मान लो 3.14। अब उन्हें को क्या करना है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को रखकर चेक करना है जो एरिया आया वो, और जो मैनुअल एरिया निकाला हमने सर्कल का, क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं। बराबर हैं तो ये फार्मूला सही है। अब किसी एक पर तुक्का भी लग सकता है, तो एक पर नहीं, अलग अलग साइज के सर्कल को लेकर हम ये कई बार टेस्ट करेंगे। अब सोचो, आपसे मैं कह दूं इन वैल्यू का यूज करके पाई आर स्क्वायर करके जरा करना गुणा भाग। आर की वैल्यू 1.456 है, इसका स्क्वायर करो, फिर जो रिजल्ट आए उसकी गुणा 3.14 से करो। सुनने में छोटे छोटे नंबर है लेकिन हो गई नहीं आपसे, करके देख लो। गलतियां करोगे बहुत सारी। भाई वो लोग भी इंसान है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। और बहुत टाइम टेकिंग नहीं हो गया ये? ऐसे गणित में कितने फार्मूले बना दिए हैं, सब ह्यूमन मेड है। फिजिक्स में आ जाओ, केमिस्ट्री में आ जाओ, गणित पता नहीं कितनी गणित, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इनका क्यूब, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो इन सारे फार्मूलों को बनाने के पहले सबको टेस्ट किया गया होगा वैल्यूज के साथ साथ, यानी कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ रही होंगी। मैनुअल कैलकुलेशन करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम किसको फोकस कर रहे हैं? साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस। साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के लिए प्रोग्रामिंग करी जाती थी कि आप लोग परेशान हो रहे हो, एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम बना देते हैं। ये प्रोग्राम आपसे रेडियस मांगेगा रन टाइम पर, और हम प्रोग्राम में पाई आर स्क्वायर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बस एंटर करो, रिजल्ट आपको दे देगा, वेरीफाई कर लो कि आपका एरिया वही आ गया नहीं जो एक्चुअल में था। तो प्रोग्रामिंग से किसको फायदा हो रहा है? साइंटिस्ट को। जो मैथमेटिशियंस हैं उनको एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी निकालनी है और बीच में क्या क्या आ रहा है उन पर गुणा भाग करनी है। कागज से करोगे तो सर कहां तक कर लोगे, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर लोगे। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए इनिशियली क्या हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, क्या करने के लिए? गणना करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट की लाइफ आसान हो गई होगी। बाद में सोचा गया कि प्रोग्रामिंग से साइंटिस्ट की लाइफ आसान हो रही है, तो एक आम इंसान की जिंदगी आसान नहीं हो सकती। कैसे करोगे आम इंसान की जिंदगी आसान? हमने कहा देखो आम इंसान क्या करता है, उसको टिकट बुक करना है तो रेलवे स्टेशन पर जाएगा, जाने आने में टाइम लगेगा, लाइन में खड़ा होगा, फॉर्म भरेगा, फिर वो बंदा बोल देगा फॉर्म में ये गलती है सही करके लाओ, लाइन से बाहर आ जाएगा, पेन खो जाएगा, साइन करेगा, पेन है ही नहीं, लेके आओ घर से अपने, 50 झमेले होंगे। परेशान हो रहा है आम इंसान। क्या करना है? घर जाना है, ट्रेन का टिकट बुक करना है, हो ही नहीं रहा बेचारे का, लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, और क्या करना है? हमने कहा रिचार्ज करना है, दुकान बंद है, अब रिचार्ज कैसे करें? रात को पैसे निकालने, बैंक बंद है, कैसे निकालें?
बैलेंस चेक करना है, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर कैसे करें, बैंक बंद है ना। तो आम इंसान की लाइफ में ये चीजें हैं। तो आम इंसान की जिंदगी को आसान कैसे करोगे? प्रोग्रामिंग करके। जैसे हमने साइंटिस्ट की कर दी थी, ऐसे ही आम इंसान के लिए क्या कर देते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं टिकट बुक करने का। घर बैठे बैठे टिकट बुक कर ले अपना, रेलवे स्टेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी को, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे आप अपने एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, उस सॉफ्टवेयर से लॉग इन करो, पैसे ट्रांसफर कर दो जिसको करना है ना। बाजार में शॉपिंग करने कौन जाए, परेशान होगा, है ना, टाइम लगेगा। सॉफ्टवेयर बना देते हैं, घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लो। तो आम इंसान कह रहा है मुझे ये चीजें मिल जाएंगी, बड़ा काम आसान हो जाएगा मेरा, मेरा जो टाइम लगता है इन चीजों में वो बच जाएगा मेरा, मैं अपने जब तक कोई और काम कर लूंगा, है ना। अब कैसे करें इस काम के लिए? तो आपने बता तो दिया, सॉफ्टवेयर बना दो, वेबसाइट बनाने का, अमेजन के ऑर्डर को मैनेज करने का। एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कंपनी के मालिक को पता करना है किस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, इसका आखिरी बार इंक्रीमेंट कब हुआ था। रजिस्टर पे कब तक मेंटेन करोगे? रजिस्टर कभी फटना भी शुरू हो जाएगा, रजिस्टर पे स्याही से जो लिखा हुआ है वो मिटना शुरू हो जाएगा टाइम के बाद। और इतना बड़ा रजिस्टर कब तक मेंटेन करेंगे, अलमारियां कहाँ तक लाएंगे? एक यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल हजारों बच्चे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी को हर स्टूडेंट का जो ट्रैक है वो मेंटेन करना है, कैसे कर लें? कागजों से कैसे कर लोगे? सॉफ्टवेयर बना दो, यूनिवर्सिटी की लाइफ आसान हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको कागज की जगह आप सॉफ्टवेयर से मैनेज करो, काम आसान हो जाएगा। तो ये सारी बातें अब साइंटिस्ट लेवल पर नहीं है, अब आम इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन रन करने वाला जो ओनर है उसकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें आ गई। उसको भी अपना काम आसान करना है, उसके लिए प्रोग्रामिंग करो। समस्या क्या आ रही है, करो, फिर क्या दिक्कत है, कर लो। समस्या ये आ रही है कि मान लीजिए जब हम साइंटिस्ट की लाइफ आसान करने के लिए प्रोग्राम बनाते थे, तो उन्हें क्या करना है, गुणा करनी है, भाग करना है, डिवाइड करना है, प्लस माइनस ये सब करना है, इन्हीं से सारा काम हो जाएगा। तो अब गुणा भाग प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब किसका होगा? नंबरों का होगा। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली बनाई गई थी 60s में, 70s, अर्ली 70s तक, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मकसद यही था, नंबरों को प्रोग्राम में दिखा पाना। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने क्या दिया, नंबरों को दिखाने के लिए डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट दिया, और उस डेटा टाइप में इंटीजर दे दिया, फ्लोट दे दिया, या और भी इस तरह के दे दिए जो नंबरों से काम करता है, साइंड, अनसाइंड, 32 बिट, 64 बिट, मतलब जो भी फ्लेवर है वो नंबरों का फ्लेवर ही ज्यादातर है। किसी को अपना नाम, एड्रेस, जेंडर वगैरह स्टोर करना है तो स्ट्रिंग जैसा, करेक्टर जैसा बना दिया बस। लेकिन इन पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो इन्हीं पर होगा। तो इनिशियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फोकस नंबरों पे रहता था, नंबरों के साथ कुछ कर पाए, वही सबसे इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये एक बैंक है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम बैंक के लिए ऑटोमेट करेंगे, बैंक में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ताकि आम इंसानों को परेशानी ना पड़े ज्यादा। तो अब बैंक में जब जाएंगे तो एक अकाउंट ओपन होगा हमारा, ये अकाउंट है। अकाउंट में हम जैसे नंबरों पे ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसी अकाउंट है तो अकाउंट पर ऑपरेशन होगा, बैलेंस चेक करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, ये ऑपरेशन होंगे। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुलाई गई, मान लो इसका नाम सी, 1972 की लैंग्वेज है ये। तो हमारे जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस हुई हैं उनमें सबसे पहली यही मान लेते हैं हम, सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज को मोटा मोटा 51 साल हो गए बने हुए, ऐसा हो सकता है 2-3 पीढ़ियां पड़ गई हों उसे, और आज भी उतनी है ऐसी जितनी 1972 में थी। तो जुड़ा नहीं है इसमें, उतनी पढ़ रही है, और हम उतना ही नहीं पढ़ पाते हैं सी में। बहरहाल हम सी नहीं जा रहे। अब
समस्या क्या है सी में हमने कहा भाई ये अकाउंट खोलना है और अकाउंट में ये ऑपरेशन करने हैं, करवाओ। तो हमने सी से कहा एक डेटा टाइप दे दो अकाउंट नाम का, ऐसे करके जैसे सी में इंटीजर टाइप होता है, इंटीजर मान लो हमने ए कर दिया, हमने कहा इंटीजर नहीं अकाउंट नाम का डेटा टाइप चाहिए, अकाउंट ए। अब जैसे इंटीजर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ऐसे अकाउंट पर डिपॉजिट विड्रॉ ये सब होना चाहिए। तो सी ने कहा हमारे पास ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है अकाउंट वाला। उसके बाद अगर मुझे अमेजन के ऑर्डर्स को ऑटोमेट करना है तो मेरे पास ऑर्डर नाम का डेटा टाइप होना चाहिए, ऑर्डर ओ। सी ने कहा ऑर्डर नाम से कोई डेटा टाइप नहीं है हमारे पास, हमारे पास तो इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग करेक्टर बस यही है, इन्हीं से काम हो जाए तो कर लो। ये जो आप मांग रहे हो अकाउंट डेटा टाइप दे दो, ऑर्डर डेटा टाइप दे दो, फिर उसके बाद ट्रेन का टिकट बुक करोगे तो बोलोगे टिकट नाम से डेटा टाइप बना दो। मैं कहा चाहिए टिकट नाम से डेटा टाइप, ऐसे करके। तो टिकट नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता है सी लैंग्वेज में। तो जब आप आम इंसानों की जिंदगी आसान करने वाले सॉफ्टवेयर या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसे डेटा टाइप चाहिए होते हैं जो अभी तक मौजूद ही नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे अभी हम कह रहे हैं अकाउंट डेटा टाइप चाहिए, ऑर्डर नाम का डेटा टाइप चाहिए, टिकट नाम का डेटा टाइप। तो ये थोड़ा ना लैंग्वेज वाले बना कर देंगे, क्यों? क्योंकि इनकी लिमिट ही नहीं है ना, स्टैंडर्ड थोड़ी है ये। कल को कोई आ जाएगा बोलेगा मेरे ना बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मुझे एम्प्लॉय दिखाना है, तो एम्प्लॉय नाम का डेटा टाइप बना कर दो। कोई परसों फिर आ जाएगा बोलेगा नहीं मेरे यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट नाम से डेटा टाइप बना कर दो ताकि मैं स्टूडेंट को प्रोग्राम में दिखा पाऊं। तो किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए उस चीज को पहले प्रोग्राम में दिखाना पड़ता है। फिर सुनेंगे किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए पहले उसका रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम में होना चाहिए, और उस रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं, पहले दो नंबर दिखाओ तो प्रोग्राम में दिखा देंगे, इंटीजर से फ्लोट से दिखा देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। टिकट बुक करना, पहले टिकट तो दिखाओ प्रोग्राम में, यही नहीं हो रहा हमसे। तो अब यहां से एक नए कॉन्सेप्ट की नीड आ रही है। वो नया कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किन किन चीजों का ऑटोमेशन किया जा सकता है। जैसे आज ट्रेन के टिकट का कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट का कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय का कर रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं उनका कर रहे हो। और क्या क्या चीजें हैं जिनका ऑटोमेशन किया जा सकता है? सोचो और क्या क्या चीजें दुनिया में जिनका सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, जिनका ऑटोमेशन किया जा सकता है। हमने कहा देखो, मान लो आज हम सोच भी पाए, कल को फिर नई चीज आ गई तो आई जाएगी कुछ ना कुछ नया। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज करा हमने, रादर देन ये सोचें कि किन किन चीजों का ऑटोमेशन किया जा सकता है, हमने ये मान लिया कि दुनिया में मौजूद हर चीज का ऑटोमेशन किया जा सकता है। हमने ये मान लिया कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज मौजूद है उसका एक दिन ऑटोमेशन किया जाएगा। भले ही वो टिकट है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे ट्रक है, चाहे मेट्रो है, चाहे पानी की बोतल है, चाहे चाय का कप है, चाहे कुछ भी है। हम तो ये मान के चलते हैं वर्स्ट केस यही, इससे ज्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता कुछ, कि दुनिया में जो चीज मौजूद है उसका ऑटोमेशन किया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? दुनिया की किसी भी वस्तु को प्रोग्राम में दिखाने के लिए क्या चाहिए? डेटा टाइप चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर इसका आंसर आ गया तो आप मुझसे किसी भी चीज का ऑटोमेशन आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में आप किसी भी चीज को आसानी से दिखाया जा सकता होगा। हमने कहा फिर एक काम करो, डिक्शनरी को उठाओ और डिक्शनरी से ये पूछो कि दुनिया की किसी भी वस्तु, ये डिक्शनरी पाइथन वाली डिक्शनरी नहीं है, इंग्लिश वाली डिक्शनरी जो होती है, हिंदी इंग्लिश वाली। तो डिक्शनरी में जाके ये पूछो कि दुनिया की किसी भी वस्तु को क्या कहते हैं, तो डिक्शनरी ने आंसर दिया ऑब्जेक्ट कहते हैं। दुनिया की किसी भी वस्तु को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो टिकट है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई भी है, वन वर्ड क्या है उसका? ऑब्जेक्ट।
तो अब इस बार आपको ऑटोमेशन किसका करना है? ऑब्जेक्ट्स का ऑटोमेशन करना है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नंबर्स नहीं है। अब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी जो ब्रह्मांड में है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो आपका जो फोकस है, फोकस मतलब ओरिएंटेशन, नंबरों से हटकर कहाँ चला गया है? ऑब्जेक्ट्स पर चला गया है। तो कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उससे पहले क्या चलता था? उससे पहले चलता था नंबर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक तो हो गए साइंटिफिक एप्लीकेशंस और एक हो गया रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। साइंटिफिक एप्लीकेशंस वो होती हैं जो रिसर्च लेवल पर मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी रिसर्च को आसान करने के लिए, अपने फार्मूलेस को और बेटर करने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वो होती हैं जो आम इंसान की जिंदगी को आसान करती हैं। तो ट्रेन का टिकट बुक करने का सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। पैसे ट्रांसफर करने का बैंक का सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आम इंसान की जिंदगी आसान करे उसे रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है। तो जब रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारा जो प्रोग्रामिंग का नजरिया है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला होना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही किसी भी वस्तु को प्रोग्राम में दिखाने का कॉन्सेप्ट है ना। साइंटिफिक एप्लीकेशन जब आप बना रहे हैं तो किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि वह जरूरत ही नहीं। ठीक है। तो अब हमारा जो आज से चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में से बोलते हैं ऊप्स। तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ए टेक्निक, ये कला है। ये किस काम को करने की कला है? रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर को बनाने की एक टेक्निक है। इस टेक्निक से जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे रियल वर्ल्ड को ऑटोमेट करने वाले, तो आसानी से आप बना लेंगे, दूसरे को आसानी से आप समझा देंगे। अगर इसके बिना बनाएंगे तो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको चीजों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी बनाई चीजें दूसरे को समझने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएं, बना ही सकते हैं। जब पहली बार रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कोई बनी होगी तो उस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा ही नहीं, ये तो बाद में देखा गया, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चलो इसको बनाते हैं अब। ठीक है। तो इट इज ए टेक्निक दैट सिंप्लीफाई ऑटोमेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को सिंप्लीफाई करके ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब इस टेक्निक में हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स सिखाए गए कि आप इन इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो इस टेक्निक में आपको बताए जा रहे हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। देयर आर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन oops लाइक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ये लिस्ट बड़ी है तो मैंने एटसेट्रा लगा दिया, और भी हैं।
ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इस टेक्निक में बताए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम तरीके को डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके का यूज करके हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी जो हमें सिंटैक्स दे इनहेरिटेंस करने का, कि क्या लिखें ऐसा जिससे इनहेरिटेंस हो जाए। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको आता है, आप उसे कोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंटैक्स कुछ ना कुछ यूज करते हैं। जैसे मुझे लिस्ट बनानी है तो लो जी बन गई लिस्ट, मुझे डिक्शनरी बनानी है बन गई डिक्शनरी, मुझे इंटीजर बनाना है लो जी बन गया इंटीजर, स्ट्रिंग बनानी है ये लो, जोड़ना है घटाना है, तो हर काम को करने का सिंटैक्स है। अब बताओ इनहेरिटेंस क्या करूं, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है? तो हमें अब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होंगी जो इन कॉन्सेप्ट्स को मानती हैं और इनको कोड में लिखने का सिंटैक्स भी देती हैं। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहा जाएगा। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग लैंग्वेजेस दैट इम्प्लीमेंट above concepts। तो सबसे पहले जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ये रिस्क लिया, देखो ये रिस्क है, कोई चीज पहली बार आ रही है तो वो रिस्क है। बता सकते हो सबसे पहले एंड्रॉइड फोन कौन सा था? सैमसंग नहीं था, एमआई नहीं था, मोटोरोला नहीं था, ये तो सब बाद में सेफ जोन में आ गया एंड्रॉइड, तब लेकर आए अपने में एंड्रॉइड। तो जिसने, जो वो मैन्युफैक्चरर, हैंडसेट मेकर, जिसने पहली बार कहा था लव एंड्रॉइड मैं अपने मोबाइल में लेकर आता हूँ दुनिया को देता हूँ, उसने रिस्क लिया। दुनिया उसे रिजेक्ट कर देती तो उसका तो बहुत लॉस हो जाता। HTC पहला जो हैंडसेट मेकर है जिसमें एंड्रॉइड सबसे पहले आया था, उसका नाम है HTC। अब आप बोलोगे सर अब सर्वे कर लो, इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी के पास नहीं होगा। हमने कहा सही बात है, किसी पे नहीं होगा। पहली जो हैंडसेट मेकर है एंड्रॉइड का वो जरूर है, लेकिन अगर आपने अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं करा तो पीछे रह जाओगे, है ना? तो अब इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मामले में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने इन सारी चीजों को माना और कंप्यूटर साइंस में कुछ नया करके दिखाया, क्योंकि अब तक वो होता ही नहीं था, उस लैंग्वेज का नाम था मतलब कोई यूज ही नहीं करता उसे। अब शायद मैं लिखूंगा तो आपको पता ही नहीं है क्या लिख रहे हो आप। सिमुला। क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर लिखेंगे C++? C++ आपकी लाइफ की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस की नहीं। कंप्यूटर साइंस की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था सिमुला। उसके बाद एक लैंग्वेज और आई स्मॉल टॉक, उसके बाद कहीं नंबर आता है C++ का, उसके बाद तो फिर लिस्ट काफी बड़ी है। अब कोई ऑर्डर नहीं है कि इसी ऑर्डर में है। ठीक है, पाइथन, C++, C#, कॉटलिन, एटसेट्रा। बहुत सी लैंग्वेज के नाम इसमें रह गए ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं लिखने से। सबसे पहली से लेकर हमारी वाली तक आ गए, बस बहुत है। ठीक है, तो अब ये वो लैंग्वेजेस हैं जो ये कहती हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनानी है हमारे पास आ जाओ, हमसे बनाना आसानी से बन जाएगी। सी इस लिस्ट से बाहर है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं होती। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन वजह से यूज होती है। अगर उनमें से एक ही वजह आपके पास है तो आपको सी लैंग्वेज ही पढ़नी है। पाइथन भले ही कितनी डिमांड में हो आपको पढ़नी नहीं है। बताओ सर वो तीन बातें कौन सी हैं? पहला, सी पढ़ने का रीजन होता है फास्ट एग्जीक्यूशन। इकलौती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस की जो सबसे तेज एग्जीक्यूट होती है, इसका प्रोग्राम सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है,
दूसरी वजह, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्यों बनाएंगे? साइंटिफिक एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं तो आप सी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तीसरा, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। अगर आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप सी का यूज करके करेंगे। सर, ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऐसे प्रोग्राम जो ऐसी डिवाइसेस में चलते हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ऐसी प्रोग्रामिंग को एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और ऐसी डिवाइसेस को एम्बेडेड डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल, आप मार्केट में जो कैलकुलेटर बिकता है 200 रुपए का, मोबाइल वाला नहीं, अलग से जो फिजिकल कैलकुलेटर आता है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला? हमने कहा लग तो रहा है चल रहा है। उसमें बताओ, विंडो पड़ी है, मैकिन्टोश पड़ा है, लिनक्स पड़ा है, क्या पड़ा है? उस कैलकुलेटर में कौन सा ओएस पड़ा है? प्रोग्राम चल रहा है, हमने कहा चल रहा है। ओएस कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पड़ा है कैलकुलेटर में? तो सोचा नहीं कभी इस बारे में। जब हम सोचेंगे तो आंसर आ पाएगा कोई नहीं। कैलकुलेटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, सीधा प्रोग्राम उसमें चलाया जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड प्रोग्राम कहते हैं। आपके घर में माइक्रोवेव होगा, हमने कहा है। माइक्रोवेव में टाइम सेट कर देते हैं, इतनी देर तक गर्म करना। तो माइक्रोवेव टाइम काउंट करता है, 10, 9, 8, 7। तो इसका मतलब प्रोग्राम चल रहा है काउंटिंग वाला। माइक्रोवेव में प्रोग्राम चल रहा है, हाँ चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सर, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है उसमें, एम्बेडेड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से लिफ्ट, ट्रैफिक लाइट, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल देख लो, उसमें रेड ग्रीन येलो लाइट चलती है, नंबर चलते हैं। तो नंबर कैसे चल रहे हैं? सर, प्रोग्राम से। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उन्हें प्रोग्राम चल रहा है, हमने कहा चल रहा है। बताओ उसमें कौन सा ओएस पड़ा है ट्रैफिक सिग्नल में? कोई सा नहीं पड़ा है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। तो सी का यूज तीन जगह करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे बनाने में मुझे साल लग जाए, चाहे मेरा खर्चा कितना भी आ जाए, मेरी प्रायोरिटी है प्रोग्राम बन के जब तैयार हो तो सबसे तेज चलना चाहिए, तो सी का यूज कर लो। दूसरा, मुझे कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन बनानी है। तीसरा, एम्बेडेड एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन की लिस्ट में लैंग्वेजेस और भी आ जाती हैं जिन्होंने सी के इक्विवेलेंट ही कॉन्सेप्ट साइंटिफिक वाले दिए हैं, लेकिन जो पहला और तीसरा पॉइंट है इसका अल्टरनेट नहीं है आज तक। ठीक है, चलो। अब इस लिस्ट से सी बाहर थी, मैंने इसलिए सिर्फ सी का एग्जाम्पल दिया कि अभी भी 50 साल के बाद भी सी क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट का सिंटैक्स देती है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने इन कॉन्सेप्ट्स को अपने हिसाब से थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा इंप्लीमेंट किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस में इसमें से कोई चीज ऐसी है जो नहीं होती। जावा की बात करें तो जावा ने भी इसमें से कोई एक चीज ऐसी है जिसको नहीं करा अचीव, कि ये हमारे यहाँ नहीं होगी। पाइथन की बात करें तो पाइथन ने तो ये कहा कि जब हम बने थे तो हमने तो बस शुरू की तीन चीज ही पकड़ी थी इसकी, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। लेटर ऑन मार्केट में कंपटीशन देने के लिए इन चीजों को जोड़ा गया है पाइथन के अंदर। शुरू में पाइथन के अंदर बस तीन बातें थी, ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस, कहानी खत्म। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये है ही नहीं। ठीक है, चलो। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम ये फोर्स नहीं कर सकते कि जितनी बातें बताई जा रही हैं सबके सिंटैक्स देने पड़ेंगे। माइट भी किसी लैंग्वेज ने शुरू के चार दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, ऐसा जनरली देखा गया है। ठीक है। अब हम
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस टर्म की कि सर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, अभी डिस्कस किया था। क्या है, कोई भी चीज जो मौजूद है इस यूनिवर्स के अंदर, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मुझे पानी की बोतल दिख रही है, ये पानी की बोतल बाद में है, ये पहले ऑब्जेक्ट है। मुझे फैन दिख रहा है, फैन ये बाद में है, पहले ये ऑब्जेक्ट है। मुझे इंसान दिख रहे हैं, इंसान ये बाद में, पहले ये ऑब्जेक्ट है। मुझे टेबल, चेयर, ऑटो, मेट्रो, बिल्डिंग, ये सब बाद में है। सबसे पहले उनका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सोचो, चंद्रयान पहुंचेगा 23 तारीख को चंद्रमा पे, तो वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार देखेगा वो, नाम है उनका कुछ, लेकिन फिर भी तो कुछ बोलेगा, ऑब्जेक्ट। चंद्रमा पे कुछ ऑब्जेक्ट मिले, ब्रह्मांड की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट सब। किसी भी ग्रह पर चले जाओ, ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज तक पृथ्वी ग्रह पर देखी नहीं गई थी, नाम तो उनके होंगे ही नहीं। कैसे बोलें, फिर बात कैसे करें आपस में, ऑब्जेक्ट बोल के बात करो। समुद्र के अंदर चले जाओ, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्या बोलेंगे, समुद्र के अंदर हजारों ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको भी हम जानते भी नहीं है। ऑब्जेक्ट सब एक बड़ा जनरल सा, सिंपल सा शब्द बना लिया हम लोगों ने, कि किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट कह देते हैं जब हम उसे नहीं जानते। तो जानते हैं तो भी कह लो, नहीं जानते हो तो आसान हुई क्या नाम हमारा। तो अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में हम इस बात को लिख सकते हैं, एनी रियल वर्ड एंटिटी। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लिख रहा हूँ, फिजिकल या लॉजिकल, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में ऐसी इमेज शायद बन गई होगी कि जब हम रियल वर्ल्ड एंटिटी, दुनिया की किसी वस्तु की बात करते हैं, तो वो शायद ऐसी होनी चाहिए जो फिजिकल हो, जिसको हम टच कर पाए। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट है दुनिया में, तो उसको भी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मान लीजिए आपसे कहा जाए, बैंक वाले ही ले लो, ये बैंक है, बैंक में एक अकाउंट ओपन हुआ, तो इस अकाउंट को ऑब्जेक्ट से दिखाया जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है। एक दूसरे कस्टमर का अकाउंट आया, लेट अस सपोज A2 नाम से, इसको भी एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से एक बैंक में 1 लाख अकाउंट ओपन हो गए। मैं इस बात को टेक्निकल प्रोग्रामिंग की भाषा में कह सकता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में 1 लाख ऑब्जेक्ट है, हर अकाउंट एक ऑब्जेक्ट से हम दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए ये कस्टमर है, ये कह रहा है मेरा अकाउंट खुल गया। बैंक वाले ने कहा खुल गया, ये कह रहा लाओ दे दो, घर ले जाऊंगा अपने। अब बताओ बैंक वाले इसको कस्टमर को क्या दें कि अपने घर ले जाए अकाउंट। पासबुक, पासबुक अलग ऑब्जेक्ट है। डेबिट कार्ड वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। अकाउंट ऑब्जेक्ट मांग रहा, अकाउंट ऑब्जेक्ट दो मुझे, तो कोई फिजिकल थोड़ी ना है, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट, अकाउंट खुल गया। फिजिकल चीजें तो डेबिट कार्ड है, चेक बुक है, पासबुक है, ये मिलेगी। आप करो नहीं मुझे अकाउंट दे दो, नहीं नहीं, फिजिकल थोड़ा ना है कोई। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और देखो, ये आपका एक कॉलेज है, इस कॉलेज में ये सिविल डिपार्टमेंट है, CS डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट को भी एक ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एंड सो ऑन। तो हर डिपार्टमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए हम पहुंचे वहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो हमने कहा अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ है, ये तो दीवार है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, डिपार्टमेंट कहाँ है।
तो हमसे कहा कि यही तो डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट फिजिकल थोड़ा ना होता है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, होती तो दीवारें हैं। तो इसको भी हम क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए लॉजिकल ऑब्जेक्ट के, बैंक वाला एग्जाम्पल हो गया, डिपार्टमेंट वाला एग्जाम्पल हो गया। और देखो, अगर आपसे कहा जाए कि जितने भी कार्टून करेक्टर्स होते हैं, क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं? कार्टून करेक्टर्स, जैसे अगर हम अपने टाइम की बात करें, तो हमारे टाइम पे कौन चलते थे? चाचा चौधरी, साबू, बांकेलाल। ये कहीं है दुनिया में? फिजिकली है कहीं? लेकिन इनको भी क्या कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट। आज के जमाने के डोरेमोन, कहाँ है डोरेमोन? फिजिकल कॉन्सेप्ट हो ना, लॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। तो समझ में आ गया, एनी रियल वर्ड एंटिटी, फिजिकल या लॉजिकल, हैविंग। अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको जब अंडरस्टैंड किया गया, तो हर ऑब्जेक्ट में दो चीजें पाई गई। पहला, वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, या उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं। फिर से एग्जांपल, बैंक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो बैंक में जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा, अकाउंट का टाइप होगा, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट ओपनिंग डेट होगी। ये सब क्या है? अकाउंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी। दूसरा चीज क्या मिलेगा? उसके ऑपरेशंस, जैसे इंटीजर पर प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, स्ट्रिंग पर लोअर केस अपर केस हो जाता है। ऐसे ही अकाउंट पर क्या होगा? चेक बैलेंस, विड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ये सब क्या है? उसके ऑपरेशंस हो गए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में दो चीजें मिलती हैं। बैंक के बाद अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लीजिए ह्यूमन। ह्यूमन को एक ऑब्जेक्ट माना जाए, तो ह्यूमन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, हाइट, वेट, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ऑपरेशंस, ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्या करने के लिए आया दुनिया में? इसका आंसर तो किसी को नहीं पता सर। घर वालों ने कह दिया बीटेक कर लो, नौकरी में लग जाएगी। पड़ोसी ने आईएएस क्वालिफाई कर लिया, तो रिश्तेदार कह रहे हैं तुम भी करो। यही है ऑब्जेक्टिव हमारा भी। हमने कहा देखो, ये नेचुरल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ह्यूमन को अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट कर दें, तो नेचर ने थोड़ी कहा था आईएएस बनना, बीटेक करना और पाइथन पढ़ना और ये नौकरी करना। नेचर में तो ये सब चीज थे ही नहीं। तो अगर हम इंसानों का वजूद है और इंसान क्या काम करते हैं नेचुरली समझें, तो पहला टास्क है इंसानों का सोचना, थिंकिंग। अब वो पाइथन में सोचो, सी में सोचो, या बिजनेस के बारे में सोचो, वो हमें नहीं पता। नेचर ने कहा हमने आपको थिंकिंग पावर दी है, आप सोच सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो इंसानों का जो एक्शन है, जो ऑपरेशन हो गया, वो हो गया थिंकिंग। दूसरा, आप ईटिंग, आप खा सकते हो। सोचने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, उसके लिए आप खाओगे। आपके रेस्ट चाहिए बॉडी को, स्लीपिंग। ये एक्शन है जो आप करते हो, ब्रीथिंग, आप सांस लोगे। तो नेचुरल ऑपरेशन है ब्रीथिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग। पढ़ना, नौकरी करना, ये सब नेचुरल नहीं है, ये तो इंसानों ने अपने लिए अपने हिसाब से बनाई है। बहरहाल, एनी रियल वर्ड एंटिटी हैविंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को हम डेटा मेंबर्स कह रहे हैं। एंड बिहेवियर्स, बिहेवियर्स का मतलब ऑपरेशंस। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन तैयार हो गई। और वो डेफिनेशन क्या है? एनी रियल वर्ड एंटिटी, इधर फिजिकल और लॉजिकल, हैविंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, बैंक अकाउंट एज ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अकाउंट नंबर हो गया,
अकाउंट का बैलेंस हो गया, अकाउंट का टाइप हो गया, ठीक है, और ओपनिंग डेट हो गई, एटसेट्रा। और अगर हम इसके बिहेवियर्स की बात करें तो चेक बैलेंस हो गया, डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ हो गया, एटसेट्रा। और दूसरा एग्जांपल आपने लिया ह्यूमन एज ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वेट, हाइट, एटसेट्रा में सब आ गए। बिहेवियर, तो बिहेवियर का मतलब होता है कोई भी चीज जिस काम को करने के लिए बनाएगी वो उसका बिहेवियर, ठीक है। तो अब थिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ब्रीथिंग, वॉकिंग, एटसेट्रा में सब आ गए। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि मान लीजिए पाइथन ने हमें सिंटैक्स दिया ऑब्जेक्ट बनाने का, जो कि हम पढ़ेंगे। ये मान लीजिए कोई एक लाइन है जिसको लिखने से ऑब्जेक्ट बन जाता है पाइथन में। ये लाइन क्या है अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मान लेते हैं। अब ये बताओ कि रैम के अंदर जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, ऑब्जेक्ट का साइज कितना होगा, 1 GB, 2 GB, 1 MB, 1 KB, 1 बाइट, 1 बाइट, कितना होगा, कुछ तो साइज ऑब्जेक्ट लेता होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। ये बताओ दुनिया में जो ऑब्जेक्ट हैं उनका अर्थ पर कितना स्पेस कंज्यूम होता है। हमने कहा ऐसे बता नहीं सकते, मान लो चींटी है, चींटी एक ऑब्जेक्ट है। हमने कहा ठीक है, हाथी है, हाथी भी एक ऑब्जेक्ट है। अब आप हमसे ये पूछ रहे हो बताओ ऑब्जेक्ट का स्पेस पर कितना है, अर्थ पर स्पेस कितना है। तो चींटी तो बहुत छोटा स्पेस लेती है, हाथी बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। दोनों का साइज सेम हम नहीं बता सकते, जबकि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो हम दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक स्टैंडर्ड साइज नहीं दे सकते कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इतना साइज होता है। ये तो डिपेंड करेगा ना ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट किस पर्पस के लिए, उसके एक्शन कितने हैं, इस तरह की चीजों पर डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड साइज नहीं बता सकते। तो पाइथन ने भी यही कह दिया कि हमसे मत पूछो फिर कि हमारे प्रोग्राम में जब ऑब्जेक्ट बनेगा और जब वो मेमोरी में लोड होगा तो कितनी रैम कंज्यूम करेगा, डायनेमिक, डायनेमिक साइज। तो ऑब्जेक्ट का मेमोरी कंजप्शन कितना होता है, डायनेमिक है, पहले से नहीं बताया जा सकता। डिपेंड करेगा आप ऑब्जेक्ट कितनी प्रॉपर्टीज के साथ बना रहे हैं और किस काम को करने के लिए बना रहे हैं, कितने काम है उसके करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी लोकेशन है वो कैसा रहेगा, डायनेमिक रहेगा। इन मेमोरी ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो अगर हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब आसान भाषा में मैं लिख भी देता हूँ, डेट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एज ए प्रोग्रामर
आप इतना पढ़ने के बाद भी शायद प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो एज ए प्रोग्रामर आपको ऑब्जेक्ट के लिए एक और नजरिए से देखना होता है, और उस नजरिए में हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इन कोडिंग, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको ये वाली डेफिनेशन जो मैंने लास्ट में लिखी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इसको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद फिर ये वाली डेफिनेशन आपको कंसीडर करनी है। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, या आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक आम इंसान है कोई, उसको आप ये थोड़ी कह सकते हो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। समझ में नहीं आएगा उसके कुछ भी। आप उसे घर पे क्या बताएंगे, यही वाली पहली वाली, कि दुनिया के किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे लॉजिकल हो, जिसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं और उसके ऑपरेशंस होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। पर एज ए प्रोग्रामर आपको ये डेफिनेशन को सबसे पहले फोकस करना है। तो सर ये समझ में तो आ नहीं रही है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। आज बताओ, यहां से ओ से लेकर और फुल स्टॉप तक एक ही वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको शायद ना पता हो। बाकी तो ग्रामर है क्या? अच्छा एक और है सर, क्लास। ये दो वर्ड नहीं पता है हमें। बाकी ऑब्जेक्ट पता ही है, इस पता ही है, एन माने पता ही है, ऑफ ए सब पता ही है, इंग्लिश के वर्ड हैं तो। अगर ये दो वर्ड का मीनिंग आप बता दोगे तो शायद समझ में आ जाए ये लाइन क्या कहना चाह रही है। मैंने कहा ठीक है, तो इन दो वर्ड के मीनिंग बता देते हैं। तो इंस्टेंस शब्द का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो इंस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस, जो चीज मौजूद है, जो एग्जिस्ट करती है। हवा में बात नहीं करनी है, जो एग्जिस्ट करती है उसको इंस्टेंस कहेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब सर ये क्लास क्या है, हमने कहा समझाते हैं क्लास के लिए भी, क्लास क्या है। और इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कार बनाने का काम किसी पर्सन को दिया गया, अपने आप को मान लो, आपको कार बनाने का काम दिया गया कि कार बनाओ। अब कैसे बनाओगे? मान लेते हैं आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, उसमें सिखाया जाता है, हर कोई थोड़ी बना लेगा, है ना। तो जब आप कार को बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, पेन पेपर पेंसिल रबड़ लेके बैठोगे, कार को इमेजिन करोगे, कार की लंबाई मुझे इतनी रखनी है, ठीक है। कार की जो विड्थ है मुझे इतनी रखनी है, कार की जो हाइट है मुझे इतनी रखनी है, आगे सीटिंग स्पेस इतना रखना है, पीछे इतना स्पेस रखना है, ये आपका बूट स्पेस, डिग्गी वाला स्पेस हो गया। उसके बाद विंडो की हाइट इतनी रखनी है ताकि हाथ आसानी से रखना हो तो रख लें, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी रखनी चाहिए। ऐसी करोगे, पहले मेजरमेंट पूरा कागज पे लोगे। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, कागज की जगह कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लो, ऑटो कैड का, कैटिया वैटिया जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनका यूज कर लो। तो किसी भी तरह से आप क्या करोगे, पहले एक ड्राइंग बनाओगे, चाहे कागज पे बनाओ चाहे कंप्यूटर पे बनाओ। अगर आपको उस ड्राइंग में कुछ कमी लगती है तो अभी तो माउस से पकड़कर आप लेंथ बढ़ा दो, हाइट कम कर दो, जो करना है कर लो, बंद थोड़ी की कार अभी। अभी तो उसकी ड्राइंग चल रही है। तो अब आपको याद आया कि हाँ, हमारे घर पे ना हमारे पेरेंट्स ने अपना घर ऐसे ही बनवाया था। जब वो घर बनवा रहे थे अपना, तो कागज पे लेकर वो नक्शा बनाते थे पहले, कि यहाँ एक कमरा होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। अब बनाओ नक्शा, ये नक्शा तैयार है, अब घर बनवाते हैं इससे। तो छोटे मोटे ड्राइंग तो हम भी बना लेते हैं ऐसे, है ना। चलो, तो अब वापस कार वाले पर आ जाते हैं। अब ये ड्राइंग आपने बनाकर तैयार कर ली कार की,
ठीक है। अब इस कार की ड्राइंग का यूज करते हुए एक्चुअल कार आपको भी नहीं बनानी है। पहले इस ड्राइंग का अप्रूवल लेके आओ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि जी हम ऐसी कार बनाना चाहते हैं, इस पे अपना मोहर लगा दो। तो वो बोलेगा चेक कर लेते हैं, ये कार जब मार्केट में निकलेगी बनकर तो किसी का नुकसान तो नहीं करेगी, अंदर लोग जो बैठे हैं उनका तो नुकसान नहीं होगा कोई, जो पैरामीटर्स हैं व्हीकल्स के लिए, क्या उनको सबको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इससे ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए आपकी। तो वो सारे पैरामीटर चेक करे जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी ड्राइंग का अप्रूवल आएगा कि हाँ जी ये ड्राइंग अप्रूव्ड है, अब इससे कार बना सकते हो। हो सकता है वो कुछ रिजेक्ट करे, फिर आप चेंजेस करो, फिर दोबारा जाओ इसके अप्रूवल लेने के लिए। तो इस अप्रूवल को लेने में आपको हो सकता है 2 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए। ज्यादा टाइम तो इसी पे लगना है, ज्यादा टाइम तो इसी पे लगना है। उसके बाद जब एक बार ड्राइंग अप्रूव्ड हो जाएगी, अब आप उस ड्राइंग का यूज करके टाटा के पास चले जाओ कि इस कार की ड्राइंग से कार बनाओ, बिजनेस बढ़ जाएगा आपका। हर कार का 10% मैं लूंगा। एक कार आपने 5 लाख की बेची, 50 हजार मेरे। टाटा वाले ने कहा नहीं जी, हम तो 5% नहीं देंगे, कुछ कम करो। पहुंच गए हुंडई वाले के पास। अप्रूव्ड डिजाइन है ना, बस आपको खांचे में बनाकर फिट कर देनी है, हार्डवेयर लगाकर। अप्रूवल तो है ही ड्राइंग। बहरहाल उसमें नहीं जाते। तो मान लीजिए इस ड्राइंग से आपने कार बना ली, आपने बनाई, किसी से बनवाई फर्क नहीं पड़ता, कार बनकर तैयार हो गई। एक और बना लें, हमने कहा बना लो। कितनी बना सकते हैं इस तरह से? कितनी बना सकते हो, कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है सर, एन बना लो। एग्जिस्ट कौन कर रहा है? ये। तो इन्हीं को तो इंस्टेंस कह रहे हैं, इंस्टेंसेस। क्या बोलेंगे, ये इंस्टेंसेस हैं। ये इंस्टेंस हो गया, एक इंस्टेंस, एक एग्जिस्टेंस। एक इंस्टेंस ये हो गया, ये इंस्टेंस। कार वन इज द इंस्टेंस। किसका इंस्टेंस है ये? ड्राइंग का। तो बस इसी ड्राइंग को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? क्लास। तो क्लास का नाम क्लास न रखकर ड्राइंग रख दिया जाता तो बड़ा आसान हो जाता है ना। लेकिन क्लास रखने के पीछे एक वजह है, ड्राइंग में वो बात निकल कर नहीं आती जो क्लास वर्ड में आती है। अभी आपको समझाऊंगा। ठीक, क्यों रखने वाले ने इसका नाम क्लास रख दिया? टेम्पलेट रख लेता, ब्लूप्रिंट रख लेता। क्योंकि ये सब एक ही बात है, ड्राइंग, क्लास, ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट, स्केलेटन, ये सब एक ही बात है। सब ढांचे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्लास वर्ड ही क्यों सेलेक्ट किया गया, इसके पीछे भी एक वजह है, समझते हैं। अब ये बताओ, एक क्लास के हम जितने चाहें उतने इंस्टेंसेस बना सकते हैं। ईच इंस्टेंस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। डेफिनेशन ये कहती है ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो अब हम आगे कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मैं इंस्टेंस बोलूंगा तो आप समझ गए ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो आप समझ गए इंस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है। अब जब एक क्लास के कई सारे इंस्टेंसेस बनाए जा सकते हैं, तो सर फिर ये बताओ हम दूसरी क्लास क्यों बनाएंगे फिर? हमारा काम तो एक से ही हो जाएगा। जब एक ही क्लास के एन इंस्टेंसेस बनाए जा सकते हैं तो हम दूसरी क्लास क्यों बनाएं? हमने कहा मुझे ट्रक बनाना है। ट्रक कैसे बनाओगे? क्योंकि सर ट्रक में तो उसकी जो लेंथ है, उसकी जो ब्रेथ है, जो हाइट है, वो अलग होगी। इसलिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, अब ट्रक की डिजाइन अलग बनानी पड़ेगी, तो वो दूसरी क्लास हो गई। अब उसके मैं एन इंस्टेंसेस बना सकता हूँ, हमने कहा बना सकते हैं। तो इस तरह से क्लास कितनी बना सकते हैं? एन। हर क्लास के कितने इंस्टेंस बन सकते हैं? एन। कोई लिमिट नहीं है। आप देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका क्या है। आप जिस ऑब्जेक्ट को सोच रहे हैं अगर वो एक एग्जिस्टिंग क्लास से बनाया जा सकता है तो मत बनाओ उसकी क्लास, उसी से बना लो। आप करते नहीं, मेरे वाले ऑब्जेक्ट का ढांचा अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इस वाले का क्लास का जो फॉर्मेट है वो अलग है, तो बनाओ फिर अपनी क्लास। तो इस तरह से एन क्लासेस आप अपनी बना सकते हैं। अब उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि रखने वाले ने इसका नाम टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट, ढांचा ये सब क्यों नहीं रखा, डिजाइन, ड्राइंग क्यों नहीं रखा, क्लास ही क्यों रखा? मैंने दो ड्राइंग बनाई। एक है जिससे हम क्या बना सकते हैं, कार बना सकते हैं। एक है जिससे हम बना सकते हैं ट्रक। एक से हम घर बना सकते हैं अपना। एक से हम मेट्रो का जो
आपका ब्रिज होता है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो क्लास वर्ग का एक हिंदी शायद आप जानते होंगे, वर्ग। वर्ग माने क्या होता है? जो चीजों को डिवाइड कर दे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जो एक जैसे हैं वो एक तरफ हो जाएं, दूसरे एक जैसे हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो एक जैसे हैं वो एक तरफ हो जाएं, हम क्या बोलते हैं? क्लास। ये क्लास चल रही है, वो क्लास चल रही है। क्लास को क्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर सेंस किसका आता है हमारा? इसके अंदर जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ये एक क्लास है। ये दूसरी क्लास है, इसमें जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ये दूसरा वर्ग है। ये तीसरा वर्ग है। तो क्लास वर्ड चीजों को आसानी से डिवाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए रखने वाले ने इसका नाम ड्राइंग नहीं रखा। ड्राइंग रख देता तो समझ नहीं पाते कि किस चीज की ड्राइंग है, इसकी है कि उसकी है। ब्लूप्रिंट, सबके लिए ब्लूप्रिंट ही कहते हैं, उसमें डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्लास वो वर्ड है जिसमें ड्राइंग शब्द भी आ जाता है और डिवीजन शब्द भी आ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्लास रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लास क्या होती है, तो हम कह सकते हैं एक क्लास इज ए, इसमें लिख दो वो सारी बातें जो आप कहना चाह रहे थे, जितने शब्द हैं जो इस साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं सब लिख दो। एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, ड्राइंग, डिजाइन, टेम्पलेट, जो जो आए सब लिख लेना, है ना? फॉर क्रिएटिंग सिमिलर इंस्टेंसेस, एक जैसे इंस्टेंसेस को क्रिएट करने के लिए जो ब्लूप्रिंट या जो ढांचा होता है उस ढांचे को हम क्या बोलते हैं? क्लास कहते हैं। ठीक है, अब एक लाइन में और लिख रहा हूं जिससे एज ए पाइथन प्रोग्रामर आपके लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। ए क्लास रिप्रेजेंट्स ए डेटा टाइप। अब ये लाइन आपके लिए टेक्निकल हो गई। ए क्लास रिप्रेजेंट्स ए डेटा टाइप। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। 1 घंटा आपको पढ़ाने के बाद मैं आपको 2 महीने पहले लेके चलता हूँ। x = 10। मुझे ये पता करना है कि पाइथन में x किस टाइप का वेरिएबल है। तो मुझे बताया गया है इंटीजर टाइप का है, और मैं टाइप फंक्शन से चेक भी कर सकता हूँ कि ये इंटीजर ही आएगा। लेकिन जो इस बार आएगा, हमें इस बार पूरा पढ़ना है। अभी तक हम टाइप से जो भी निकल कर आता था हम उसको आधा पढ़ते थे, अब हम पूरा पढ़ेंगे। ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये रही, ए क्लास रिप्रेजेंट्स ए डेटा टाइप। तो आज तक आपने जाने अनजाने में जितने डेटा टाइप पर काम करा है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, है ना, ये सब पाइथन में क्या है? डेटा टाइप तो है, लेकिन हर डेटा टाइप क्या है? एक क्लास। और देखो, मैंने यहाँ पर फ्लोट लगा दिया तो फ्लोट डेटा टाइप होता है, और हर डेटा टाइप क्लास होता है। तो मैंने स्ट्रिंग लगा दिया, मैंने लिस्ट लगा दिया, टपल लगा दिया, डिक्शनरी, कोई सा भी ले आओ सर, जो पाइथन में डेटा टाइप पॉसिबल है। हर डेटा टाइप क्या है? एक क्लास है। अब हम अपने कंक्लूजन पे आ रहे हैं। आपने कहा कि हम बैंक को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो कस्टमर का अकाउंट खोलना चाहते हैं, अकाउंट नाम से डेटा टाइप नहीं है, बना लो। नहीं है तो क्या क्लास ही तो बनानी है बस आपको। क्लास, क्लास का नाम क्या कर दिया मैंने? अकाउंट। अब ये कैसे बनाई जाती है वो सीखना पड़ेगा। मोटा मोटा समझ में आ गया कि हाँ एक डेटा टाइप बना लिया मैंने, अब इसमें क्या लिखना है अभी नहीं पता मुझे वो। सर आपने कहा था टिकट बनाना है, टिकट नाम से डेटा टाइप नहीं है, बना लो। ये लो, बन गया टिकट नाम से डेटा टाइप।
अब क्या लिखोगे वो सीख लेंगे अभी ये समझ में आ गया कि हाँ, हम अपने डेटा टाइप पाइथन में बना सकते हैं। उसी का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं चाहता तो 1 घंटे की क्लास को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था। सिर्फ 1 मिनट में एक लाइन बोलकर। क्या? कि अब हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अपना डेटा टाइप बनाना है। पाइथन में अब तक जितने भी डेटा टाइप पढ़ाए गए हैं वो सब क्या है? आपके क्लास हैं। तो चलो अपना बनाने सीखते हैं फिर। अब शुरू हो जाते हैं फिर हम। लेकिन उससे आप सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे ही चीजों को समझ पाते। आप इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये सब चीजें लाई क्यों गई हैं, क्या जरूरत है इन सबको पढ़ने की। ठीक है। चलो तो अब हम खुद के अपने डेटा टाइप भी पाइथन में बना सकते हैं। अब एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, एक्सेप्शन। हर एक्सेप्शन भी एक क्लास है। तो सोचो फिर तो अपनी एक्सेप्शन बना सकते हैं। हमने कहा अपनी एक्सेप्शन बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंट एक क्लास है, x = 10, y = 20, तो इस स्टेटमेंट में बताओ क्लास कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन दो स्टेटमेंट में क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कैसे करें हम? एक्स क्लास है, या 10 क्लास है, या = क्लास? हमने कहा तीनों में से कोई नहीं है। क्यों सर? अभी तो आपने चला कर दिखाया था। हमने कहा समझते हैं। 10 एक ऑब्जेक्ट है इंट क्लास का। हम अपने प्रोग्राम में क्लास जब ऐसे लिखते हैं तो क्लास नहीं लिख रहे हैं, क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं? उस इंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो 10 ऑब्जेक्ट है किसका? इंट क्लास का। सर 10 तो एक वैल्यू है। ऐसा आपको बताया गया है ताकि आपको आसान लगे। वास्तव में पाइथन में हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। हर वैल्यू, हमने कहा इंटीजर भी, फ्लोट। सर ये तो फ्लोट वैल्यू है। आसान भाषा में, टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? ये एक फ्लोट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस भाषा का यूज पहले से कर रहे होते तो समझ ही नहीं आता। क्या कह रहे हो सर आप? ठीक है। लिस्ट ऑब्जेक्ट। अभी तक हम सिर्फ लिस्ट बोलते थे, लेकिन अभी कौन है? लिस्ट ऑब्जेक्ट। इस बात को मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। टपल, पूरा नाम लो इसका, टपल ऑब्जेक्ट। ये एम्प्टी पैरेंथेसिस टपल ऑब्जेक्ट है। फिर ये एक्स कौन है? एक्स एक वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने वाला काम कर रहा है। अब तक हम कहते थे एक्स एक रेफरेंस है जो हमें उस वैल्यू तक पहुंचाने वाला काम कर रहा है। अब हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने वाला काम कर रहा है। तो वैल्यू इक्वल टू ऑब्जेक्ट। हर वैल्यू पाइथन में ऑब्जेक्ट है। अब मैंने यहां पर ऐसे लिखा, एक्स डॉट अपेंड 10। क्या टपल में एक बार बन जाने के बाद हम वैल्यू को ऐड और डिलीट कर सकते हैं? नहीं। हमने कोशिश करी करने की। एक एरर आएगी, हमें पता एरर आएगी। हम उस एरर को पढ़ना चाहते हैं, और उस एरर को पढ़ने के बाद हमें कुछ सीखना है। इस शब्द को हमें पढ़ना था। टपल ऑब्जेक्ट। हर एरर जो आप देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट शब्द लिख कर आएगा। इस ऑब्जेक्ट में ये नहीं है, उस ऑब्जेक्ट में वो नहीं है। अब तक हम इग्नोर करते थे, कोई जानते ही नहीं थे। ठीक है। तो हर वैल्यू जो आज तक पाइथन में आपने यूज करी है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है। और वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर होती थी, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टोर होता था, वो उसका क्या था? एक रेफरेंस वेरिएबल था जो उसको पॉइंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में पॉइंट कर रहा है। अच्छा। अब हमें इस बात का और स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है कि बताओ, अगर ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है तो कितनी मेमोरी खाता है इंटीजर ऑब्जेक्ट? हमने कहा साइज पहले से पता ही नहीं, अभी बताया मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट का साइज डायनेमिक होता है। हम नहीं बता सकते कि कितना है। कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है ये बताओ? हमने इतना है तो इतना होगा, इतना है तो इतना होगा, इतना है तो ये भी ऑब्जेक्ट है इंटीजर। हमने कहा ये भी इंटीजर ऑब्जेक्ट है, ये भी इंटीजर ऑब्जेक्ट है। एक काम करो,
दोनों का साइज निकाल कर दिखाना जरा, हमने कहा निकाल लो। इंपोर्ट सिस, और यहाँ लगा दिया सिस डॉट गेट साइज ऑफ। यही लाइन यहाँ लिख दो। दोनों का टाइप इंटीजर है, यहाँ 28 बाइट है, यानी कि इसको मेमोरी में 28 बाइट्स मिले हैं, एलोकेट हुआ है 28 बाइट्स में। ये ये 40 में हुआ है, जबकि दोनों इंटीजर है। और अगर अभी मैं कह दूं सर ये लिस्ट है और ये खाली है अभी, तो खाली लिस्ट भी 56 बाइट खा रही है। सब ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का साइज स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहले मैं आपको क्या सिखाऊं पाइथन में, ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊं या क्लास बनाना सिखाऊं? ये है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। ये वाली डेफिनेशन आपको एज ए प्रोग्रामर ध्यान रखनी है। अब बताओ, पहले हमें क्या बनाना सीखना है? पहले ऑब्जेक्ट बनाए। अच्छा एक काम करते हैं, ये बताओ मुझे, पहले कार बनाओगे, कार का नक्शा बनाओगे? क्यों? कार बना लेते हैं पहले, नक्शा बाद में बना लेंगे। ऐसा करने में क्या दिक्कत है? तो सर ये बताओ, कार जब बनाओगे तो पता क्या चलेगा उसकी लेंथ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, कितना स्पेस रखना है? इसका मतलब क्या है? पहले ड्राइंग आती है, पहले नक्शा आता है, फिर उस नक्शे से उसका हकीकत बनता है। नक्शे को क्लास कहते हैं, हकीकत को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पहले क्या बनना चाहिए? क्लास बननी चाहिए, है ना? चलो, अब अगर पहले क्लास बननी चाहिए तो सर हमें उसका सिंटैक्स तो आते ही नहीं है। तो अब यहां से अलग अलग रास्ते तय होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब यहां तक मैंने जो कहानी सुनाई वो हर लैंग्वेज में यही है, चाहे आप C++ पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे .NET पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो। अब यहां से आगे जब हम जाएंगे तो हर लैंग्वेज की अपनी अपनी कहानी है। जैसे अब मुझे सिंटैक्स चाहिए, सिंटैक्स टू क्रिएट पाइथन क्लास। सिर्फ क्लास कहना सही नहीं होगा। पाइथन में ऐसे बनती है, हमें नहीं पता जावा में कैसे बनती है। बनती है वहां भी क्लास, लेकिन कैसे बनती है वो जावा वाले बताएंगे कैसे बनती है। कहानी यही है कि क्लास क्या होती है, ढांचा होती है किसी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो जावा है चाहे .NET है, सब में कहानी यही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको 1 घंटा नहीं लगाता तो आप सिर्फ पाइथन में क्लास बना सकते थे, किसी और लैंग्वेज में जाते ही आपको दोबारा से फिर पढ़ना होगा। अब आप किसी भी लैंग्वेज में आसानी से स्विच कर जाओगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर वो है तो बस आपको वहां पर सिंटैक्स सीखना है, कहानी यही चलेगी। ठीक है, तो सिंटैक्स टू क्रिएट पाइथन क्लास, उसके लिए क्लास कीवर्ड है। और क्लास कीवर्ड के आगे, अब जैसे आपने कहा सर मैं ट्रक की क्लास बनाऊंगा, मेट्रो की बनाऊंगा, कार की बनाऊंगा, पहचान कैसे होगी? नाम। जैसे एक प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम ही उसकी पहचान है। एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन है, फंक्शन का नाम ही उसकी पहचान है। उसी तरह से एक प्रोग्राम में जितनी चाहे उतनी क्लास बनाओ, क्लास का नाम ही उसकी पहचान है। ठीक है, तो क्लास, क्लास का नेम, क्लास का नेम देने के रूल वही है जो वेरिएबल का नाम देने के रूल थे। बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, सिंबल अंडरस्कोर अलाउड है, डिजिट फर्स्ट करेक्टर पर अलाउड नहीं है, कहीं भी लगा दो। तो वही रूल जो वेरिएबल का नाम देने के थे, फंक्शन का नाम देने के, वही रूल हमारा क्लास का नाम देने के। उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक, क्लास का इंडेंटेड ब्लॉक बनता है, जैसे फंक्शन का, इफ का, लूप का बनता है, उसी तरह से क्लास का इंडेंटेड ब्लॉक। इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं अब ये नहीं पता हमें, बस लिखते हैं कुछ इसके अंदर। तो सिंटैक्स हो गया पाइथन की क्लास क्रिएट करने का। इसी तरह से सिंटैक्स टू क्रिएट पाइथन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम, और ये आपका कॉलिंग सिंबल। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखेंगे और आगे कॉल कर देंगे। चलो, तो ये सिंटैक्स हो गया हमारा, क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनाई जाती है। मंडे को मिलेंगे, मंडे को इसको
चलता हुआ देखेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरेस्ट आ गया तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई टॉपिक नहीं है। और मान के चलो, आज अगर मैं जावा पढ़ा रहा होता तो आज मेरी पहली क्लास है जावा की, है ना। जो आप जाते जाते पढ़ रहे हो, जावा में ये पहली क्लास में पढ़ाया जाता है। हैं। जावा में ये माना जाता है कि आपको लूप, कंडीशन, प्लस माइनस ऑपरेटर, ये सब आते हैं। फंक्शन, फंक्शन रिटर्न टाइप कॉल करना, आर्गुमेंट, पैरामीटर सब आते हैं आपको पहले से ही। अब शुरू हो जाओ यहाँ से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उन्होंने आज से पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, पैसा और टाइम दोनों खराब कर लिया उन्होंने अपना। देखो, उनको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ रहे होंगे कंपेयर टू दैट पर्सन जिसने पहले से सी पढ़ रखी है। तो जाओ पढ़ने के लिए मेरे पास कोई आता, मैं तो क्लियर कहता हूँ, पहले सी पढ़ के आओ, 2 महीने 3 महीने गुजार के आओ पहले सी में। उसके बाद जावा के बारे में सोचना, वरना अपना समय खराब कर रहे हो, पैसा खराब कर रहे हो। या फिर आपको एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे। आप जावा पढ़ के जाओ, घर जाके सी पढ़ो अपने एंड पर, तो कवर कर लोगे। जावा वाला थोड़ी पढ़ाएगा फंक्शन, पैरामीटर, आर्गुमेंट, कॉल का। इतनी बातें जावा पढ़ाने को ये पढ़ाएगा वो। वरना जावा खत्म ना होगी 2 साल में ऐसे तो। जितना हमने यहाँ पढ़ा है उतना सब कुछ पढ़ा दें जावा के अंदर तो। बहरहाल हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे, अलग कहानी, अलग रास्ता है ये। चलो मंडे को मिलेंगे, मंडे को इसके आगे से इम्प्लीमेंट करें।